नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वैसे तो हमने अपने चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे कोटेशन पढ़ा चुके हैं, जो उन्होंने दूसरे लेखकों के रचनाओं पर टिप्पणी किए हैं या अपने निबंधों, नाटकों और विभिन्न रचनाओं में जो कोटेशन दिए हैं उन सबको विस्तार पूर्वक पढ़े हैं। लेकिन आज से इस सेशन के शुरुआत से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें आदिकाल के विभिन्न प्रकरणों को पढ़ेंगे, भक्तिकाल के विभिन्न प्रकरणों को पढ़ेंगे, रीतिकाल के विभिन्न प्रकरणों को पढ़ेंगे और आधुनिक काल के विभिन्न प्रकरणों को पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रकरणों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में या भागों में बांटा है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण है देशभाषा काव्य और चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। तो आदिकाल को 4 भागों में बांटे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले प्रकरण के बारे में आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। वैसे यह बहुत लंबा चौड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज सामान्य परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में उन्होंने क्या लिखा है कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव या हिंदी साहित्य का जन्म उन्होंने किससे माना है? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। IMP लगा लीजिए, यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस समय जैसे गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, प्रकृति भाषा का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध माना जाता था या पद्य समझा जाता था। तो देखिए, पूछेगा कि गाथा या गाहा किस भाषा का छंद है? तो प्राकृतिक भाषा का छंद है। और दुहा किस भाषा का छंद है? तो अपभ्रंश भाषा का छंद है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अपभ्रंश या और ऐसे IMP लगा लीजिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछे जाने की संभावना है। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगियों के योगी मार्ग बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम संवत 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। कि उन्होंने कहा है कि जो अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा में जो हिंदी लिखी गई, वो सबसे पुराना पता उनका कहाँ चलता है? कि सबसे पहले अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा में जो हिंदी लिखी गई, उनका पता कहाँ से चलता है? तो जो तांत्रिक कवि थे और योग मार्गी बौद्ध कवि थे, उन्हीं की रचनाओं के भीतर पता चलता है। कब उनकी रचनाएं कब लिखी गई? तो विक्रम संवत के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण। बौद्धों और योगी मार्गी तांत्रिकों का समय सीमा क्या था? तो विक्रम संवत 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाता था शुक्ल जी के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसी के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल का उन्होंने समय सीमा निर्धारण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो क्या मानते हैं कि अतः उन्हीं के आधार पर आदिकाल का समय सीमा संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना जाता है। अर्थात तो पूछता है कि आदिकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? तो संवत 1050 से संवत 1375 IMP लगा लीजिए। और उस काल में कौन कौन रचनाकार थे? तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक, मतलब
आदिकाल के जो 1050 से लेकर 1375 का समय है, उस समय महाराज का भोज का समय था और हमीर देव का समय था। उन्हीं समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नेक्स्ट क्या कहते हैं सामान्य परिचय में कि राजाश्रित कवि चारण, एक राजाश्रित कवि और दूसरे चारण कवि जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम चरित्रों की गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। कौन करते थे? अपने आश्रयदाताओं की और राजाओं के चरित्रों का वर्णन। तो राजाश्रित कवि और चारण कवि। राजाश्रित कवि कौन थे? जो राजा के उस समय के राजा के दरबार के दरबारी कवि थे। और चारण कवि वह कवि थे जो आम जनता के बीच रहते थे, जो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापारिक थे, बनिए थे। उस प्रकार के कवियों को चारण कवि कहा जाता है। तो चारण कवि सिर्फ राजाओं के गाथाओं का वर्णन ही नहीं करते थे। उन्होंने सिर्फ श्रृंगारिक रचनाओं का नहीं, विभिन्न रसों में वीर रस, श्रृंगार रस, कई सारे रसों में वे अपने रचनाएं करते थे। जबकि जो राजाश्रित कवि रहते थे वह सिर्फ श्रृंगारिक रचनाएं और राजाओं के पराक्रमों का वर्णन करते थे। और जो चारण कवि थे वह देश भाषा भी लिखते थे और उस समाज का भी चित्रण करते थे। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं कि यदि प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल की वीरकाल कहा जा सकता है। कि वीरकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरकाल क्यों रखा? तो उस समय रासो परंपरा थी जिसमें वीर गाथाओं से संबंधित रचनाएं लिखा जाता था। इसीलिए वीर रस में रचनाएं लिखने के कारण उस समय के काल को वीरगाथा काल कहा जा सकता है। तो पूछता है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। कुछ तो असंदिग्ध सामग्री है कि जिस पर विश्वास करना नहीं, कुछ संदिग्ध है कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा है। समझ गए? जो असंदिग्ध सामग्री उस समय मिली आदिकाल में, साहित्यिक सामग्री, उसकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी, चाहे या तो प्राकृतिक थी। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है, हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती हैं। कि उस समय जो प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा थी, उस समय हिंदी नहीं बोली जाती थी। यह उस समय की बोलचाल की भाषा नहीं थी। यह उस समय के केवल कवियों की भाषा थी। अपभ्रंश और प्राकृतिक भाषा उस समय के कवि केवल लिखते थे। आम बोलचाल की भाषा अलग थी। बोलचाल की भाषा घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई, सारा वही रूप लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले कवि रखती चली आ रही थी। कि चारण और भाट कवि, चारण और जो कवि थे, यह उन्हीं कवियों के, प्राकृतिक या अपभ्रंश काल के कवियों के घिसा कर जो भाषा आई थी, उन्हीं भाषाओं को लेकर जो कवि थे और चारण कवि थे वह अपने रचना में लिखते थे और व्यवहार में लाए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य के भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत
आदिकाल के अंत क्या उनके कुछ पीछे तक पोथियों में चली आ रही थी। समझ गए कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस समय के आदिकाल के समय में जो अपभ्रंश भाषा के कुछ नमूने हमें पद्य रचना में मिलते हैं, उसी प्रकार काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग हैं। आदिकाल के अंत क्या है उसके पीछे तक पोथियों में चली आ रही है कि पोथियों में जो भाषा लिखी थी वही आदिकाल की भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे, जैसे देखिए उस समय की भाषा देखिए क्या कैसे भाषा में सारंगधर और हमीर की वीरता का वर्णन किए हैं उस समय के कवि कि चलिए वीर हमीर पाव भर मेड़ई कंपई आ दिगमग र आधार धूलि सुरही अच्छाई। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा पहेलियों और मुकरियों को कह रहे थे कि इसी प्रकार अमीर खुसरो थे जो आम बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियों की रचना करते थे। तो यह भी पूछा जाता गया है कि आदिकाल में कौन से एक कवि थे जो पहेलियाँ और मुकरियों की रचना करते थे, तो वह थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो कहाँ के राजा के दरबार थे, तो दिल्ली के राजा के दरबार थे। तो कैसे यह उस समय के भाषा सारंगधर और हमीर दास की वीरता का वर्णन उस समय के कवि किए हैं। उनकी भाषा ऐसे थी जो बोलचाल की भाषा नहीं थी, बोलचाल से अधिक थी कि जब हमीर देव वीर हमीर जो वीरता से परिपूर्ण हमीर देव थे, वह जब चल रहे हैं तो पानी में कंपई पाँव भर मेड़ पे, जहाँ पे वह पाँव अपना रख रहे थे वीर हमीर, वहाँ पे मेड़ई कंपई, वहाँ की पृथ्वी कांपने लगती थी। दिग्गमय रे आधार धूल धरही अच्छाई कि आकाश धूल से भर जाता था। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ कि एक नार ने अजरज किया और सांप मार पिंजरा में दिया। देखिए यह उस समय आदिकाल की भाषा क्या थी, ऐसी थी जो लोक भाषा में प्रचलित नहीं थी, यह एक साहित्यिक भाषा थी। वहीं पर अमीर खुसरो हिंदी भाषा में कैसे लिखे हैं कि जो आम जनता की भाषा थी कि एक नार अचरज किया और सांप मार पिंजड़े में दिया, यह पहेलियाँ मुकरियाँ लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में, ये तो 14वीं शताब्दी की रचना थी, 14वीं शताब्दी विक्रम संवत और विक्रम संवत। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृतिक भाषा पुरानी काव्य भाषा मान रहे थे। तो विद्यापति का पद कैसे था कि बालचंद बिजावहु भाषा दुहनई लग गई दुज्जन आशा, यह विद्यापति की पंक्ति थी उस समय। तो नोट डाउन कीजिएगा, एक एक कोटेशन से प्रश्न आते हैं, इनकी एक एक बातों से प्रश्न आता है, एक एक लाइनों से। नेक्स्ट है, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। तो कबीरदास की बोली क्या थी, तो देखिए कबीरदास की भाषा में एक दोहा लिखा गया है कि अगिन जो लागी नीर में कैंदो जलिया चार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचार। यह कबीरदास की भाषा थी उस समय की। नेक्स्ट है, सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। कि अपभ्रंश भाषा का समय काल कब माना है, तो विक्रम संवत 15वीं शताब्दी। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति ने दो प्रकार की क्या, विद्यापति ने तो 3 प्रकार की भाषा का, एक संस्कृत भाषा में भी लिखे, अपभ्रंश भाषा में भी, विद्यापति ने मैथिली भाषा में भी लिखे
और अवहट भाषा में भी रचनाएं की है। तो देखिए क्या लिखते हैं कि सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चली आ रही थी। एक ही कवि विद्यापति दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप में सूचित करता है कि माने पुरानी जो साहित्यिक भाषा थी उस समय, अपभ्रंश भाषा की साहित्यिक भाषा, उसमें भी पदावली की रचना किए हैं, और जो देसी भाषा थी मैथिली, उसमें भी वह रचना लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं देखिए देसी भाषा के बारे में। देसी लबैना सब जन मिट्टा, ते तैसन जपहु अवहट्टा। अवहट भाषा के बारे में विद्यापति लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ कि उस समय जो देसी भाषा सबको मीठी लगती है, अर्थात देसी भाषा जो बोलचाल की भाषा है सबको मीठी लगती है, इससे वैसे ही अपभ्रंश या देसी भाषा का मिला जुला रूप मैं कहता हूँ। शुक्ल जी के अनुसार यह कथन था। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। कि विद्यापति ने जो अपभ्रंश भाषा से भिन्न थी, अलग थी, जो प्रचलित बोलचाल की भाषा थी, उसी को देसी भाषा कहा। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, तब देसी भाषा की रचनाओं का उल्लेख करेंगे। तो देखिए, तो इसीलिए आदिकाल को उन्हें दूसरा प्रकरण क्या लिखा है कि अपभ्रंश भाषा का काल, तीसरा प्रकरण है देश भाषा का काल, और चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। तो यहाँ पर सामान्य परिचय खत्म हुआ। अब कल के सेशन में हम हिंदी साहित्य के दूसरे प्रकरण अपभ्रंश भाषा के काल को पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कैसा सेशन लगा? सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।